नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार सुपर हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया के भेद। तो सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया को समझते हैं। अकर्मक क्रिया के भेद यानी दो भेद माने गए हैं। पहला है पूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा भेद है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रथम पूर्ण अकर्मक क्रिया को। इसकी परिभाषा समझते हैं। जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, इसमें कर्ता की दशा व गति, ये दो बात इसमें मुख्य है। दशा व गति आने का बोध होता है, उसे हम पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। ये हमारे सामने 5 उदाहरण लिखे हुए हैं। तो प्रथम उदाहरण को समझते हैं। बालक रो रहा है। अब देखो इसमें रोने की दशा है। क्या है? इसमें रोने की दशा है। और हम अगर क्या प्रश्न लगाएंगे, क्या रो रहा है, तो हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं बालक। लेकिन ये तो सजीव है। क्या है? सजीव है। अगर हम काल्पनिक उत्तर सजीव प्राप्त करते हैं तो वो गलत उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। अगर हमारा उत्तर निर्जीव होगा, निर्जीव, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। जैसे एक उदाहरण लिखता हूं। बालक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, बालक पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? इसका उत्तर आ रहा है पुस्तक। अब देखो पुस्तक क्या है? निर्जीव है, तो ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन हम उत्तर प्राप्त करें बालक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या, कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण है देवेंद्र हंस रहा है। देखो देवेंद्र हंस रहा है। अब इसमें भी सजीव उत्तर प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, यह भी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तीसरा उदाहरण है श्याम सो रहा है। अब देखो इसमें हंसने की दशा, इसमें सोने की दशा। ठीक है, ये सभी अकर्मक क्रिया है। चौथा उदाहरण है मोहन दिल्ली जा रहा है। अब देखो इसमें गति की स्थिति बन गई है। गति, गतिमान। ठीक है ना, ये क्रिया भी क्या है? अकर्मक क्रिया। पांचवा उदाहरण है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। उड़ना अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ये हुई हमारी पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला बिंदु है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझेंगे। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिन्हें कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती, किंतु कर्ता से संबंधित किसी न किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। ठीक है, पूरक शब्द बिना वाक्य अधूरा होता है। तो इसको समझते हैं। जैसे मैं हूं। अब देखो ये जो मैं और हूं, ये वाक्य अधूरा है। मैं हूं, मैं क्या हूं? यानी स्वस्थ, मैं स्वस्थ हूं। अब देखो इसमें कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण है पड़ोसी चालाक निकला। अब देखो पड़ोसी क्या निकला? अब हम यहाँ हटा दे, चालाक शब्द को हम हटा दे तो ये वाक्य अधूरा है। और इसमें हम स्वस्थ को हटा देंगे तो ये भी वाक्य अधूरा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किसी न किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। ठीक है, पड़ोसी चालाक निकला, इसमें देखो कहीं पर भी कर्म नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। कुछ महत्वपूर्ण अकर्मक क्रियाएं उदाहरण समझते हैं। चमकना, नहाना, उड़ना, टहलना, दौड़ना, बढ़ना, उगना, अकड़ना, उछलना, कूदना, भागना, चलना, टूटना, बरसना, रोना, सोना, हंसना इत्यादि। अब देखो इसमें हम क्या प्रश्न लगाकर इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या चमकना, कोई उत्तर नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। देखो क्या नहाना, क्या उड़ना, क्या टहलना, क्या दौड़ना, क्या बढ़ना, क्या उगना, क्या अकड़ना, क्या उछलना, क्या कूदना, क्या भागना, क्या चलना, क्या टूटना, क्या बरसना, क्या रोना, क्या सोना, क्या हंसना, कोई उत्तर नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। रेल चल रही है। अब देखो इसमें
चलना क्रिया है, और ये कालबोधक सूचक है, यानी काल का रूप है। ये क्रिया है चलना, और ये रही है, ये कालबोधक रूप है। ठीक है। अब देखो इसमें कहीं पर भी कर्म नहीं है, रहे चल रही है। क्या चल रही है? कोई उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं हैं। कोयल उड़ गई, अब देखो इसमें उड़ना क्रिया है, गई। अब देखो ये काल की बात है, कोयल उड़ गई, इसमें अकर्मक क्रिया है। तीसरा उदाहरण है बालक दौड़ रहा है, अब देखो इसमें दौड़ना अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना, तो ये है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला बिंदु है सकर्मक क्रिया के भेद। अब देखो सकर्मक क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग तीसरा भेद भी मानते हैं, जिसको भी हम समझेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, इसको बहुकर्मक क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा प्रकार है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक कर्मक क्रिया को हम समझेंगे। एक कर्मक क्रिया, अब देखो इस क्रिया की मुख्य विशेषता है कि इसमें एक ही कर्म होता है। ठीक है ना, एक कर्म होता है। इस क्रिया में एक कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब देखो इस वाक्य में रमेश करता है, ठीक है, पुस्तक कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म। पढ़ता इसमें क्रिया है, और ये है जो है वो कालबोधक सूचक, यानी काल का रूप है। इसमें क्या है? काल का रूप है। ठीक है, अब देखो इसको हम समझते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है, अब देखो इसमें एक ही कर्म है, ये जो पुस्तक है ये कर्म है। ठीक है, पढ़ना इसमें क्रिया है काल का रूप है। दूसरा उदाहरण है अब्दुल पत्र लिखेगा। अब देखो इसमें अब्दुल जो है वो कर्ता का रूप होगा, पत्र इसमें कर्म है, लिखेगा इसमें क्रिया, तो इसमें एक ही कर्म प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो हम द्विकर्मक क्रिया को समझते हैं। देखो यहाँ एक कर्म की आवश्यकता थी, और यहाँ इस क्रिया में दो कर्म की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे विनोद ने मनोज को कार बेची। अब देखो विनोद ने, विनोद ये कर्ता कारक का रूप है, मनोज को कर्म कारक का रूप है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक यानी कार बेचने का भी काम हो रहा है, कार ये भी कर्म है, बेचना इसमें क्रिया है। ठीक है, अब देखो विनोद ने मनोज को कार बेची, ये कर्ता कारक का रूप होगा। मनोज को एक कर्म ये हो गया, और दूसरा कर्म कार। ठीक है ना, अब देखो ये मुख्य कर्म या प्रधान कर्म है, प्रधान कर्म, इसको मुख्य कर्म भी बोलते हैं, मुख्य कर्म। ठीक है, कौन सा? यानी क्रिया से ठीक पहले जो शब्द होगा वो मुख्य कर्म या प्रधान कर्म होता है, और दूर होता है मनोज को, ये गौण कर्म है। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या प्रश्न लगाएंगे, क्या और किसे? किसे? विनोद ने मनोज को कार बेची, क्या बेची? कार बेची, यानी क्या का उत्तर आ रहा है। ठीक है, किसे बेची? मनोज को। ठीक है ना, किसे। अब देखो द्विकर्मक क्रिया की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें क्या और किसे, दोनों, क्या और किसे दोनों प्रश्न लगाते हैं। जैसे क्या बेची? कार बेची। किसे बेची? मनोज को। ठीक है, दूसरा उदाहरण है राम ने, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता कारक है, मौन को कर्म कारक है, किताब दी, देखो ये भी कर्म है, किताब, किताब दी, और देना इसमें क्या है? क्रिया। अब देखो क्या दी? किताब, ये प्रधान कर्म मुख्य कर्म है। गौण कर्म क्या है? मौन को,
देखो इसमें द्विकर्मक में 2 कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम प्रधान कर्म, मुख्य कर्म व गौण कर्म को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, अगला बिंदु है गौण कर्म, प्रधान कर्म या मुख्य कर्म। अब इसको हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम इस वाक्य को समझते हैं। विनोद ने मनोज को कार बेची। ठीक है, अब देखो इसमें प्रधान क्रम या मुख्य क्रम, गौण क्रम कौन सा है। ठीक है, हमारे सामने ये उदाहरण लिखा हुआ है, हम बेझिझक इसको समझते हैं। ठीक है, विनोद ने, यहाँ विनोद ने ये कर्ता कारक है, कर्ता ने। ठीक है, मनोज को ये कर्म कारक है। अब देखो कार, ये भी कर्म है। ठीक है, बेचना इसमें क्रिया है, बेचना इसमें क्या है, क्रिया। अब हम ये समझेंगे इसमें प्रधान कर्म या मुख्य कर्म कौन सा है। ठीक है, अब देखो क्या बेची, कार बेची, ये क्या है, प्रधान कर्म है। ठीक है, मुख्य कर्म है। गौण कर्म कौन सा है, मनोज को। ठीक है, गौण कर्म, और ये प्रधान कर्म है। ठीक है, अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है, प्रधान कर्म, गौण कर्म। तो सबसे पहले हम गौण कर्म को समझते हैं। किसे प्रश्न का उत्तर होता है। अब देखो, विनोद ने मनोज को कार बेची। विनोद ने किसे कार बेची, मनोज को, यानी किसे प्रश्न का उत्तर होता है। ठीक है, प्रथम विशेषता है। दूसरी विशेषता है इसका उत्तर सजीव होगा। अब देखो विनोद ने मनोज को, मनोज यहाँ चेतन रूप में है। ठीक है, ये सजीव उत्तर है। इसके बाद में क्रियापद से दूर होता है। अब देखो बेचना यहाँ क्रिया है, तो देखो कितनी दूर है, मनोज को। ठीक है, चौथी विशेषता है विभक्ति सहित होता है। अब देखो कारक चिन्ह है को, ये कर्म कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, ये गौण कर्म की विशेषता है। अब हम प्रधान कर्म, मुख्य कर्म की विशेषता समझेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न का उत्तर होता है, क्या बेची, कार बेची। ठीक है, निर्जीव उत्तर होता है। ठीक है, अब देखो कार है, मनोज। ठीक है, ये निर्जीव उत्तर है। ठीक है, तीसरी विशेषता है क्रियापद के नजदीक होता है। बेचना यहाँ क्रिया इसके बिल्कुल नजदीक है, कार। ठीक है, और चौथी विशेषता है विभक्ति रहित होता है। तो इसमें देखो विभक्ति थोड़ी है, मनोज को यहाँ विभक्ति कारक चिन्ह है, लेकिन इसके आगे नहीं है। ठीक है, ये प्रधान कर्म या मुख्य कर्म, गौण कर्म की विशेषता है। इसके बाद में तीसरी हमारी क्रिया है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जिसको कई लोग मानते हैं कि भाई सकर्मक क्रिया के 3 भेद मानते हैं। तो हमारे सामने ये कई बार भेद देखने को मिलता है, तो इसको भी हम समझते हैं। देखो इस क्रिया में कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है। कर्म होता है लेकिन किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, मोहन अमित को मूर्ख समझता है। अब देखो मोहन अमित को यहाँ कर्म है। ठीक है, कर्म कारक। ठीक है, ये कर्ता का रूप होगा। अब देखो मूर्ख समझता है, क्या समझता है, मूर्ख समझता है। तो देखो ये हम ये हटा दे मूर्ख शब्द, तो ये वाक्य अधूरा हो जाएगा। यही एक पूरक शब्द है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, सभी लड़के महेश को पागल बनाते हैं। अब देखो सभी लड़के महेश को, ये कर्म कारक का रूप होगा। क्या बनाते हैं, पागल बनाते हैं। तो देखो ये पागल जो शब्द है, यही क्या है, पूरक शब्द है। ठीक है, तो ये हमारी है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम समझते हैं। यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा तो क्रिया सदैव सकर्मक होगी। ठीक है, देखो क्रिया सदैव सकर्मक होगी, और काल होगा भूतकाल, वाच्य होगा कर्तृवाच्य। ठीक है, जैसे राम ने गाड़ी चलाई। अब देखो राम ने, देखो ने जिस वाक्य में लग जाता है वो
क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। ठीक है, देखो यहाँ गाड़ी कर्म है, इसके बाद में अकर्मक व सकर्मक क्रिया की पहचान हम किस रूप में करते हैं। देखो सबसे पहले क्या प्रश्न लगाते हैं, दूसरी विशेषता हम पद परिचय कर लेते हैं, और तीसरा रूप है काल बदलना। जैसे राम ने गाड़ी चलाई, यहाँ मैं लिखूं राम गाड़ी चलाता है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का रूप। अब हम इसको भूतकाल में बदलेंगे तो राम ने गाड़ी चलाई। ठीक है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। क्या प्रश्न लगाते हैं, क्या चलाई, गाड़ी, उत्तर आ रहा है निर्जीव। ठीक है, और काल बदलना, हमने इसको बदला। देखो बात रही पद परिचय की, तो देखो पद परिचय में हम कर्ता कर्म क्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम कर्ता की पहचान करते हैं, उसके बाद में कर्म, उसके बाद में क्रिया। ठीक है ना, इस प्रकार भी हम अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं, और काल बदलकर भी हम अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं, और क्या प्रश्न लगाकर भी हम अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। आप अपना निश्चित टारगेट लेकर पढ़ें ताकि आपका भविष्य उज्जवल बन सके। जय हिंद, जय भारत।